नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार बोर्ड 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, 12वीं क्लास का। चैप्टर 1 पढ़ा दिया हूँ और प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये आपको 8 महीने में हॉल सिलेबस 7 से 8 महीने में कवर करा दिया जाएगा, 8 सब्जेक्ट का जितने भी सिलेबस हैं। उसके बाद रिवीजन बैच चलेगा। जब ये जैसे पॉलिटिकल साइंस में अभी पढ़ा रहा हूँ 12th का ख़त्म होगा, आपको आंसर राइटिंग करवाऊँगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर राइटिंग करके PDF बना के टेलीग्राम पे भेजिएगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। अगर कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर वीडियो क्वालिटी थोड़ा दिख नहीं रहा है, बड़ा लिखिए। तो मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ही दिखे, लेकिन आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आता है कि आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो 480 पे आप देखिए, 360 या 480 पे, तो आपको अच्छा दिखेगा। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे। और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। आपको बिल्कुल कवर कराया जाएगा एकदम। आपको जैसे लिख के मैं एक आप मिला लीजिएगा बुक में, आपको एक एक क्वेश्चन को कराया जाएगा। जितने प्रीवियस ईयर पूछा हुआ पिछले साल के क्वेश्चन है ना, ये जैसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहा हूँ, ये ख़त्म होगा। अब जितने पूछा हुआ है 5-6 साल का बिहार बोर्ड का, उसके बाद उस सारे क्वेश्चन को करवा दूंगा। क्वेश्चन जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा। जो पढ़ाऊँगा वहीं से आएगा। अच्छे से अच्छे डिफिनीसन लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आज देख लीजिए 2 ध्रुवीयता का अंत, आज 2 ध्रुवीयता का अंत चैप्टर 2 है। तो इसमें क्या है, शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व। अगर आपको कोई पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई मान ली वर्ड ना दिखे तो आप पढ़ के बोल रहा हो तो मैं वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। तो चैप्टर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, 2 ध्रुवीयता का अंत। तो देख लीजिए क्या होगा। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 समूह में बट गया था दोस्तों। अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरे का अगुवाई सोवियत संघ। सोवियत संघ जो आज रसिया है दोस्तों, आप सुने होंगे ना, यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है। थोड़ा मैं और अपने मन से डीपली बता दे रहा हूँ कि आपको एक समझ हो जाए और पकड़ हो जाए कि आप सुन के लिख सकें। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि आपको एक। तो दोस्तों, एक सोवियत संघ हुआ करता था उस समय, जो अब रसिया है, जिसको USSR कहा जाता था। USSR, जिसको USSR कहा जाता था, जो 15 देशों में 1991 में टूट गया दोस्तों। 1991 में 15 देशों में यह टूट गया। इसका भी कई वजह होगा जो आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो टूट गया। जो पूंजीवादी था वो अमेरिका था, जो साम्यवादी था वो रूस था, USSR था उस समय। तो सोवियत संघ, इसी को 2 ध्रुवीयता कहते हैं दोस्तों। समझ गए। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 समूह में बट गया और अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ, इसी को 2 ध्रुवीयता कहते हैं। सोवियत संघ मतलब USSR उस समय हुआ करता था। तो समझ गए। देख लीजिए यहाँ पे ये भी मैं दिखा दिया हूँ, 2 ध्रुवीयता, एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। साम्यवादी USSR, जो मैं आपको आगे बताया, और अमेरिका जो पूंजीवाद USA था। इसी दोनों को बोलबाला था दोस्तों उस समय। कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी लोग थे वो धीरे धीरे क्या हुआ था कि जितने यूरोप के, चाहे उस समय के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, वो सब जाके अमेरिका में बस गए। अमेरिका, इसलिए अमेरिका जो व्यवस्था थी वहाँ की, जो पूंजीवादी अपनाया। अभी भी यहाँ पे जितने वहाँ पे आप फैक्ट्री देखिएगा ना, तो वहाँ पे पूरे प्राइवेटाइजेशन है, कुछ नहीं, आप एकदम पूंजीवाद की वहाँ बोलबाला है। आज जो सोवियत संघ था उस समय USSR, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाया था, जो गवर्नमेंट चलाती थी। भारत का भी झुकाव कहीं ना कहीं USSR की समय बाद में आके भी इसी का जो पंचवर्षीय योजना है वो USSR से ही लिया था। जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊँगा मैं, 12 पंचवर्षीय योजना, जो भी चैप्टर रहेगा। तो वहाँ जो अडोप्ट किया गया है वो रूस से ही किया गया है दोस्तों। तो जो इंडिया का जो हम लोग अपनाए हैं तो वो रसिया का ही अपनाए, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। साथ भी हम लोग का रूस ही दे रहा था, जो आप देखते होंगे। जब पाकिस्तान से हम लोग का युद्ध हुआ तो रूस ही साथ दिया, क्योंकि अमेरिका तो साथ दिया ही नहीं उस समय। तो मैं थोड़ा आपको कुछ और बता दे रहा हूँ कि आपको लोग को कम से कम समझ हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने से ना कुछ समझ में आ जाता है कि ये चीज़ याद रहता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो 2 ध्रुवीयता आप समझ गए। पहला क्या है, अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ है।
यह क्या था, पूंजीवाद साम्यवाद को। समझ गए, पूंजीवाद साम्यवाद किसे कहते हैं। बर्लिन की दीवार, आप देखिएगा बुक में दिया हुआ है, जो आपको बुक में दिया उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत मैं अपने से इधर उधर आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। तो बर्लिन की दीवार दोस्तों जो आपको पढ़ना है, तो क्या थी बर्लिन की दीवार, जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया था। जो बर्लिन की दीवार थी वो क्या था, जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया था, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा गर्म मुद्दा था। जो गर्म मतलब हॉट मुद्दा था, गर्म मुद्दा था यह उस समय का। यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। कौन, बर्लिन का दीवार। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। पूर्वी जर्मनी के सरकार ने किया था। इसका मकसद था कि पूर्वी जर्मनी से भागकर पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकना था दोस्तों। जो पूर्वी जर्मनी का लोग था वो इस साइड से उस साइड न टप जाए, इसलिए इसको रोकना था। जैसे आप देख रहे हैं अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, अभी फिर एक युद्ध और छिड़ गया है, जो आप देखिएगा। तो क्या होता है, युद्ध छिड़ने से होता है ना कि लोग इस साइड से उस साइड भागते हैं। आज के देख रहे हैं आप लोग, इस साइड अगर भयंकर स्थिति पैदा हो जाए दूसरे देश भागने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश होते कि मना कर देते कि अपने देश में घुसने ही नहीं देंगे। जैसे म्यांमार से रोहिंग्या भारत आ गया था। तो क्या था, वाले लोगों को रोकना था। बर्लिन की दीवार की लंबाई 155 मीटर थी, लेकिन 1998 में 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया दोस्तों। तो ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बर्लिन की दीवार 1961 में पूर्वी जर्मनी की सरकार ने निर्माण कराया था। इसका मकसद था पूर्वी जर्मनी से भागकर पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकना था। समझ गए। बर्लिन की दीवार की लंबाई 155 मीटर है। मैं 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लिखना चाहे, अपने नोट करना, ये नोट्स ही है प्रॉपर दोस्तों, नोट्स ही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करके जाइए 70% मार्क लाइए, बस साधारण से फंडा है। ये नोट्स ही मैं बना के आपको दे रहा हूँ। किताब में तो बहुत सारा चीज़ लिखा रहता था, मैं आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिख दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लंबाई 155 मीटर थी, लेकिन 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। आपको 8 सब्जेक्ट रखने से तो एक भी फ़ायदा हो जाता है। जैसे आप आगे चल के मान लीजिए किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस का या बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, दरोगा का, बिहार पुलिस का, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यही चीज़ तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही तो मिलेगा। तो 8 सब्जेक्ट से यही फ़ायदा हो जाता है कि आपको वहाँ जो पढ़ना है, आप यहाँ अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ फ़ायदा मिलेगा आपको। बहुत चीज़ यही पढ़ेगा। देखते हैं आपको लोग को बोलता है कि सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़िए। अरे भैया बेसिक चीज़ नहीं पढ़े हो अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा वहाँ। जो चीज़ आपको 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में पढ़ना चाहिए, आप नहीं पढ़े हो अच्छे से, जाके वहाँ पढ़ रहे हो। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, टाइम पास नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी अभी भी आप अगर 12वीं में अभी आप लोग हैं तो कुछ ना कुछ मकसद तो होगा ना कि मैं ये करूँगा, कुछ वो करूँगा। मान लीजिए कोई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कोई कुछ बनना चाहते होंगे। इंजीनियर तो सॉरी 8 सब्जेक्ट से तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई तो शायद दरोगा बनना चाहेंगे, बिहार पुलिस, कोई टीचर बनना चाहते होंगे, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहते होंगे, कोई BPSC एग्जाम देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ मकसद होगा ही दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि बाद में ज़्यादा ना मेहनत करना पड़े। अभी कर लीजिए, आपके ऊपर अभी प्रेशर भी नहीं होगा। तो आगे चलते। सोवियत प्रणाली ये क्या है, तो यह प्रणाली सोवियत संघ का अंतर्गत, यह प्रणाली सोवियत संघ का अंतर्गत राज्यों पर नियंत्रण और केंद्रीकृत योजना और सोवियत संघ की बनाए रखने वाली व्यवस्था प्रणाली थी। सोवियत प्रणाली समझ गए। सेम आप लोग को जो बुक में वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, आप मिला लीजिएगा। यह प्रणाली सोवियत संघ का अंतर्गत राज्यों पर नियंत्रण और केंद्रीकृत नियंत्रण और केंद्रीकृत योजना और सोवियत संघ की
बनाए रखने वाली व्यवस्था प्रणाली थी। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिखना चाहे तो आराम से लिख सकें। सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषता क्या क्या है? सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषता क्या क्या है ये भी देख लीजिए। नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष आप जानते हैं ना, तो देख लीजिए सकारात्मक। पहला देख लीजिए, सोवियत संघ अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सोवियत संघ अपने नागरिकों के लिए क्या कर दिया था? न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था, कि एक सीमा बांध दिया था। दोस्तों न्यूनतम जीवन स्तर का क्या मतलब होगा, थोड़ा हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। स्तर सुनिश्चित कर दिया था। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा, मैं तो उस समय बताऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम देने जाएगा तो कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं ना, उसको पेन से थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनर हो जो चेक करते हैं कॉपी, उसका नज़र पड़े कुछ अच्छी चीज़ पे। सोवियत संघ अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था कि इतना कम से कम जीवन स्तर तो होनी चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ की एक सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि इससे कम तो नहीं होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए जीवन स्तर। जीवन प्रत्याशा होता है ना कि आपको इतनी कैलोरी भोजन मिलना चाहिए, इतने पैसे आपको कमाना चाहिए, ऐसा जीवन स्तर होनी चाहिए, कम से कम इतना होना ही चाहिए। अगर इससे नीचे है तो स्थिति है ख़राब है। जीवन स्तर भारत का भी अभी मान लीजिए कि अच्छा नहीं है, दूसरे देश की अपेक्षा हमारे जीवन स्तर अच्छे नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग के पास बहुत पैसे, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं, कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग बहुत अमीर है। यहाँ तो जीवन स्तर हमारे यहाँ है ही नहीं, रोज़गार तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं रोज़गार की क्या स्थिति है। तो अभी हमारे बिहार में तो देख रहे हैं इंडस्ट्री है ही नहीं, कोई भी सरकार बनती है इंडस्ट्री लगाती नहीं है। बस चुनाव के समय वोट लेके गए, उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। तो एक जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था उस समय। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्यों के नियंत्रण में थी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। चौथा देख लीजिए, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ की क्या थी? संचार प्रणाली जो थी बहुत उन्नत किस्म की थी। दराज के क्षेत्र में भी आवागमन की सुव्यवस्था एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस से जुड़े हुए थे। समझ गए? पांचवा पॉइंट देख लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मूलभूत चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराई जाती थी। देखिए जो मूलभूत सुविधा है ना दोस्तों, उसको तो रियायती दर पे ही प्राप्त देना चाहिए। सरकार को उस पर टैक्स भी नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ ऐसे चीज़ें जैसे एजुकेशन है, देखिए दोस्तों ऑनलाइन ही एजुकेशन है, चाहे एजुकेशन है, उस पर भी टैक्स लगा दिया है, मतलब 18% GST नहीं लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। और सस्ता एजुकेशन मिलता, कम पैसे में मिलता। तो कुछ ऐसे चीज़ें जैसे फार्मर है, तो फार्मर के कुछ ऐसे चीज़ें, किसान लोग हैं तो उस पर नहीं लगाना चाहिए कर। बहुत चीज़ पे जैसे ट्रैक्टर है हो गया, कुछ चीज़ें जिस पे GST नहीं लगाया गया है, कर नहीं है, तो देखिए सस्ते में मिल जाते हैं ट्रैक्टर आपको। जितने में आपको ट्रैक्टर मिल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है, लेकिन उस पर GST नहीं होने के कारण आपको जितनी रेट में बन रहा है ना उसी रेट में आपको मिल रहा है। अगर एजुकेशन पर भी सरकार अगर टैक्स नहीं लगाए तो और सस्ता एजुकेशन मिलेगा लोगों को। तो क्या करें, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मूलभूत चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराई जाती थी। होना ही चाहिए दोस्तों। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजकल देख रहे हॉस्पिटल में जाने पे क्या स्थिति है। सरकारी हॉस्पिटल का तो कुछ है नहीं, प्राइवेट में जाए तो देखिए पैसे कैसे खींचते हैं। मरने के बाद भी 4 दिन रखते हैं ICU में। लोग तो जिंदे आदमी से पैसा वसूलते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान है, देखते हैं मरने के बाद भी पैसा वसूलते हैं। लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आजकल तो मुर्दा से भी पैसा वसूला जाता है दोस्तों। तो क्या समय आ गया है, हम देख लीजिए। कुछ ऐसे हॉस्पिटल है कि मरने के 24 घंटे तक उसको रखा जाता है ताकि पैसा बने। समझ रहे हैं? आगे बढ़ी। छठा देख लीजिए, तो सोवियत प्रणाली से सोवियत संघ का घरेलू सामान उत्पादन क्षमता काफ़ी उन्नत हो गई थी। क्या हो गई थी? तो सोवियत प्रणाली से सोवियत संघ का घरेलू सामान उत्पादन क्षमता काफ़ी उन्नत हो गई थी। सातवां देख लीजिए, अर्थव्यवस्था योजना
अर्थव्यवस्था योजना चरणबद्ध तरीके से चलता था, चरणबद्ध होगा यहाँ पे, तरीके से चलता था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की कमी अर्थात नकारात्मक विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की कमी अर्थात नकारात्मक विशेषताएं। तो देख लीजिए पहला, पूरी अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रण होने के कारण नौकरशाही नागरिकों पर हावी होने लगी और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। सोवियत प्रणाली की कमी अर्थात नकारात्मक विशेषताएं। तो पहला क्या था, पूरी अर्थव्यवस्था उस समय राज्य नियंत्रण होने के कारण नौकरशाही नागरिकों पर हावी होने लगी और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। पहला आप एक दो बार याद कीजिएगा ना, एक दो बार लिखिएगा, अपने याद हो जाएगा आपको, बोर्डिंग नहीं लेना है। अगर एक दो बार वीडियो देख लीजिए अगर ऐसा है तो। लाल फीताशाही बढ़ गई जिससे नागरिकों का काम तय समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था और उत्पादन कम होने लगी दोस्तों। तीसरा देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं कीजिएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। एक कमेंट कीजिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या कमी है और क्या सुधार करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन छूट गया है या एक क्वेश्चन और बताना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या कमी है वो भी बताइएगा, उसको ज़रूर सुधार किया जाएगा। आप लोगों के हिसाब से हम चलेंगे क्योंकि आप ही लोग पढ़ने वाले हैं। यह प्रणाली लोगों को आर्थिक सहायता और सही राजनीतिक दर्जा देने में सफल रही। यह प्रणाली लोगों को आर्थिक सहायता और सही राजनीतिक दर्जा देने में सफल रही। नौकरशाही और सत्तावादी प्रणाली का होना एक नकारात्मक विशेषता थी। नौकरशाही और सत्तावादी प्रणाली का होना एक नकारात्मक विशेषता थी। पाँचवा देख लीजिए, 5-6 पॉइंट काफ़ी है। अगर कोई भी चीज़ पूछता है ना तो 5-6 पॉइंट लिखेगा ना, सफिशिएंट है। यह प्रणाली लोगों की आर्थिक सहायता और सही राजनीतिक दर्जा देने में विफल रही। तो क्या रहा, विफल रही है प्रणाली लोगों की आर्थिक सहायता नहीं दे पाई। आर्थिक सहायता मतलब तो जान ही रहे आपको, मतलब मदद नहीं दे पाई और सही राजनीतिक दर्जा देने में विफल रही। सही राजनीतिक दर्जा देने में विफल रही। अगर मान लीजिए आप किसी नेता को चुन लिए लेकिन आप कुछ सही काम कर ही नहीं रहा है, कुछ आपको दिला ही नहीं पा रहा है, तो विफल ही न रहेगा। आप अभी संसद का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का, बताइए आप कुछ ऐसे संसद को गाँव से चुन लीजिएगा जो खुद कुछ नहीं जान रहे हैं। मान लीजिए पार्टी के नाम पे वोट ले रहे हैं, जीत रहे हैं, उसको खुद कुछ पता नहीं है। पार्टी इसलिए दे दिया क्योंकि किसी जाति विशेष वर्ग से आते हैं, जाति के नाम पे वो वोट लेगा, तो उस आदमी क्या करेगा बताइए। तो वही बात है, चुनाव अभी चल रहा है ना, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो अच्छे काम करे, ना जाति धर्म से ऊपर उठ के चुनाव करे। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको तो विशेष करके चाहिए, और सभी लोग को भी चाहिए कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके चुनाव करें, कुछ अच्छे व्यक्ति को चुनें ताकि राष्ट्र और देश और समाज का कल्याण करें, अच्छे काम करें वहाँ जाके। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, तो इसको आगे देख लीजिए। बोल्शेविक क्रांति और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रूस में सन 1917 ईस्वी में हुई क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। समझ गए कब हुआ था? 1917 में, याद रखिएगा, एग्जाम में लीजिएगा, डेट जरूर लिखिएगा। सन 1917 में रूस में हुई इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति नाम से जाना जाता है। यह विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना है। क्या है ये? विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार निकोलस द्वितीय के, ये क्या है? जार निकोलस द्वितीय के, अगर आपको नहीं पढ़ पाइएगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पढ़ के ताकि आप अच्छे से सुन सकें। जार निकोलस द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था दोस्तों। इसका शासन का अंत हो गया तथा रूसी सोवियत संघ यूएसएसआर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई दोस्तों। क्या हुई? यूएसएसआर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अब नोट्स में देख लीजिए, यह क्रांति 2 भागों में बट गई थी। यह क्रांति 2 भागों में बट गई थी।
पहला था मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। एगो हुआ 1900 मार्च में, एगो अक्टूबर में हुआ। ईस्वी सेम ही था, तो याद रखिएगा ईस्वी दोनों का सेम ही था, लेकिन मार्च 1917 में, अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति देख लीजिए इसका। यह पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा। जो सम्राट था उसको पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अस्थायी सरकार मतलब जानते हैं ना, तत्काल रूप से बना, मतलब कुछ समय के लिए बना है, उसको फिर हटा दिया जाता है। अस्थायी रूप से बना दिया गया ताकि वह कोई और आएगा तो अस्थायी रूप से होगा। मान लीजिए परमानेंट है वो, मान लीजिए कि आपको एक मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। अस्थायी अस्थायी में ये अंतर रखिएगा कि लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है। ताज़ा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कोई लोकसभा का मेंबर चुन के आया, तो अगर 5 साल तक वो शासन करेगा तो वो अस्थायी रूप से हो गया। 5 ही साल करेगा, लेकिन उसको कोई हटाने वाला है नहीं, 5 साल तक तो करेगा ही ना, तो अस्थायी हो गया। उसी में मान लीजिए उसको पता चला कि नहीं, हमको 20 दिन के बाद हटा दिया जाएगा, तत्काल रूप से, मतलब कोई कारणवश से बना दिया गया, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रावधान कुछ नहीं है ऐसा। ऐसे मान लीजिए कि बना दिया जाए अस्थायी रूप से कि 20 दिन तक रहो, 20 दिन के बाद तुमको हटा दिया जाएगा, कोई अस्थायी के रूप में बनेगा, तो ऐसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि पुलिस में नहीं होता है कि मान लीजिए कि एसपी साहब, एसडीएम, चाहे दरोगा, मान लीजिए कहीं चले गए तो दूसरे को अस्थायी रूप में चार्ज दे के जाता है कि नहीं, कि तत्काल चार्ज लो, तो वही अस्थायी अस्थायी। तत्काल कुछ समय के लिए आप काम कर रहे तो अस्थायी है, परमानेंट काम कर रहे तो अस्थायी है, कुछ समय के लिए तो अस्थायी है। तो समझ गए, अस्थायी अस्थायी, परमानेंट अस्थायी, कुछ समय के लिए तो अस्थायी। तो अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। पहली क्रांति। आगे देखिए दूसरी क्रांति, दूसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश। तो इसमें क्या है, वैसे देश को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है जो समाजवादी व्यवस्था की तर्ज पर विकसित हुए थे। दूसरी दुनिया के देश किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि वैसे देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है जो समाजवादी व्यवस्था की तर्ज पर विकसित हुए थे। पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के शासन में आ गए। उन्हें सोवियत सेना द्वारा फांसीवादी ताकतों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। किसे? फांसीवादी ताकतों से मुक्त कर दिया गया था। इन सभी राष्ट्रों की राजनीतिक और सामाजिक संरचना सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। इन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया कहा जाता है। समझ गए आप लोग, दूसरी दुनिया किसको कहा जाता है? अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बनता चला जाए। हर वीडियो को सुनने के बाद नोट्स कीजिएगा तो बना जाएगा, जो बाद में रिवीजन के लिए सही रहेगा। अब रेगुलर क्लास आएगा 10 बजे, आपको दिन में रेगुलर मिलेगा। 1-2 दिन क्लास डिले हो गया था, अब रेगुलर मिलेगा। अब कोई भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप ही के कमेंट पर आप ही का जवाब दूंगा कि क्या अगला होगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था तो मैं उसको बताया था कि वीडियो के बारे में बता दें, क्वालिटी सही है, जल्दी सर क्लास से स्टार्ट कीजिए। तो क्लास से स्टार्ट हो गया है बाबू, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अब वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, आपके मोबाइल में सेटिंग है 480 कर लीजिएगा ताकि वीडियो अच्छा दिखे। मैं यहाँ से अच्छा ही वीडियो क्वालिटी दे रहा हूँ। सोवियत संघ, सॉवरेन यूनियन, सोवियत संघ, इसको देख, सोवियत संघ। सोवियत संघ को सोवियत समाजवादी गणराज्य के संघ के रूप में भी जाना जाता है। सोवियत संघ को किसके रूप में जाना जाता है? समाजवादी, किसके रूप में जाना जाता है? समाजवादी
गणराज्य के संबंध के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 15 देश शामिल थे। सोवियत संघ में 15 देश ना शामिल थे दोस्तों। सोवियत संघ विभिन्न कारणों से 25 दिसंबर 1991 में टूट गया, को विभाजित हो गया और 15 देशों में टूट गया। जो सबसे बड़ा 15 देशों में टूटा, जो सबसे बड़ा निकल के आया, जो आप रसिया जो आप कहते हैं, जो भारत के सबसे बड़ा अच्छे मित्र है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। व्लादिमीर पुतिन है। और रूस का राष्ट्रपति जेलेंस्की है, जो दोनों के बीच में भी युद्ध संघर्ष चल रहा है। तो करंट का भी इस बार मैं देखा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पूछ दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा। तो समझ गए। सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के संघ के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या समाजवादी गणराज्य के संघ के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 15 देश शामिल थे। सोवियत संघ विभिन्न कारणों से 15 दिसंबर 1991 को विभाजित हो गया और 15 देशों में टूट गया। किस कारण से टूटा आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज है ना कि पीछे आगे क्या पढ़ाना है, पीछे क्या पढ़ाना है। तो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा कि किस कारण से टूटा, कौन कौन से देश से 15 देश था, वो भी मैं बताऊँगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी हो, पूछना हो, कमेंट कीजिए। दूसरा देख लीजिए। यह संघ अर्थात सोवियत संघ 1917 की व्लादिमीर लेनिन की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के बाद अपना सक्रिय रूप में आया था। कब आया था? 1917 की व्लादिमीर लेनिन की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के बाद ही आया था। कब आया था? उसके बाद यह सक्रिय रूप से आया। समझ गए? सक्रिय रूप से आया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सोवियत संघ जो था, इसका क्या उद्देश्य था? हर देश का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। आपका कुछ उद्देश्य होगा ना कि आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? नौकरी करने के लिए, चाहे बिजनेस करने के लिए, चाहे नॉलेज के लिए, कुछ तो उद्देश्य होगा। दरोगा बनने के लिए कुछ तो उद्देश्य होगा। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। तो देख लीजिए सोवियत संघ का उद्देश्य क्या था। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं रहता जिसका कोई ना कोई उद्देश्य हो। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, चाहे वो फार्मर ही क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, तो हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। तो गरीबी और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए 15 राज्यों की यह संघ बनी। आर्थिक और हाईलाइट कर दे रहा हूँ, गरीबी और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों। अब देख लीजिए ना, भारत, मैं इसका एग्जांपल देके आपको बता दूँ कि भारत जब पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश आप देख रहे हैं, सब एक था, तो क्या स्थिति थी भारत की? मतलब अब बिहार का छोटा सा एग्जांपल मैं बताता रहा हूँ। जब बिहार और झारखंड एक था, भारत थोड़ा वो हो जा रहा है। बिहार का देख रहा हूँ, बिहार और झारखंड का मैं देख रहा हूँ। झारखंड 2000 में टूटा, नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ये तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो आप जान जाइए कि झारखंड जो है बिहार एक, झारखंड एक ही था। 2000 में अलग हुआ दोस्तों ये। 2000 में 3 राज्य था। बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। सब 2000 ईस्वी में हुआ। तो बिहार से झारखंड इसलिए अलग मांग कर रही थी क्योंकि जो झारखंड के कुछ जिले हैं जो आदिवासी क्षेत्र है, आज भी झारखंड में आप देखिएगा, तो यहाँ पे एक ही मुख्यमंत्री तो एक ही होगा। ये होता था कि जो झारखंड के इलाके थे जो आदिवासी क्षेत्र, उसमें काम ही नहीं हो पाता, तो वहाँ ध्यान ही नहीं जाता था किसी का। बड़ा राज्य होने के कारण कुछ बहुत ऐसे एरिया छूट जाते थे, वहाँ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। स्वाभाविक वहाँ का जो लोकल नेता होगा आवाज़ उठाएगा ही, तो वहीं आवाज़ उठाया, धीरे धीरे वो टूटा। तो क्या होता था कि वहाँ जो गरीब लोग हैं, गरीबी हैं, जो मेन शहर था, मेन ज़िला था, उसको तो डेवलप हो रहा था, उस पर तो काम हो रही थी, लेकिन बहुत ऐसे आदिवासी इलाके थे, बहुत ऐसे जगह थी जिसको कोई देखा ही नहीं जाता था। और थोड़ा दूर होने के कारण उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, इसलिए वहाँ के लोग ने आवाज़ उठाया और धीरे धीरे झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला 2000 में। तो 15 राज्यों में टूटा। तो इसका क्या गरीबी और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए 15 राज्यों में के संघ बन गया, ताकि मिल करके इसे पार पाया जाए।
दूसरा, इनका उद्देश्य था कि समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना था दोस्तों। जो यूएसएसआर था ना पहले, जो 15 देशों का समूह था, तो ये साम्यवादी ही विचारधारा को मानते थे दोस्तों। ये इसका यही फेमस था, यही कहना था कि ये पूरे दुनिया में साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है। और जो अमेरिका थे, तो यही तो लड़ाई था दोस्तों। ये साम्यवादी विचारधारा को साम्यवादी विचारधारा को यूएसएसआर फैलाना चाहते थे। जो यूएसए था, अमेरिका था, वो पूंजीवादी विचारधारा को फैलाना चाहते। इसी दोनों में तो लड़ाई होता था उस समय। दो ही तो ऐसे डेवलप्ड देश थे, अमेरिका और यूएसएसआर, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थी, और कोई तो था ही नहीं आसपास। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो सब लगभग टूट टाट के बराबर हो गया था दोस्तों। आप देखिए क्या था, फैलाना था। पश्चिमी गुट अर्थात पूंजीवादी गुट का डट कर सामना करना उसका उद्देश्य था। स्वाभाविक सी बात है। इन लोग का जो साम्यवादी लोग थे, जो यूएसएसआर थे, इसका ये लोग चाहते थे कि डट के सामना करना है कौन के, पूंजीवादी लोगों को, ताकि दबा ना सके। समझ गए। सोवियत संघ में सम्मिलित देशों का नाम आगे मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा। अगर आपको 1 घंटा का भी वीडियो चाहिए, अगर लंबा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं नहीं बना रहा हूँ लंबा वीडियो कि आप लोग देखने में, आप लोग देखिएगा नहीं या देखने में दिक्कत होगा। तो अगर आप 40, 45 या 50 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं, उतना बनाओ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेगा, सबको फ़ायदा मिलेगा, आपका न्यू वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।